नमस्कार एवरीवन। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 आ गया है और इस साल चाहेंगे कि जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के साथ आप सभी जुड़े और आप सभी का जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के कुछ सहयोग से इस साल सिलेक्शन हो जाए। तो हम राजस्थान एपीओ जो कि 19 जनवरी को है उसके लिए पढ़ रहे हैं। आज हमारा सिलेबस लगभग लगभग कंप्लीट है और आज हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट शुरू करेंगे। तो ये है भारत का राजपत्र। और आइए इसका दर्शन करके जुवेनाइल जस्टिस शुरू करते हैं। पहले तो नाम आप सभी को पता ही है एक्ट का। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015। ठीक है। ये एक्ट है 2015 का। और ये क्या नंबर है? नंबर एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। एक्ट नंबर 2 है ये, याद रखना है। एक्ट नंबर 2 ये याद रखना रहता है ना। एक्ट नंबर 2 और किसका है? आज बजरंग सर ने पढ़ा है वो सब्जेक्ट। आप लोग लाइव देखिए और कमेंट कीजिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसका एक्ट नंबर 2 और है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये एक्ट नंबर 2 है, ये याद रखिएगा। पूछ लेता है कि कौन सा एक्ट है ये। ठीक है, तो एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। 2015 देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 2016 में इसको एसेंट मिला था, तो ये एक्ट जो है वो 2016 का हो चुका है। ठीक है, एक्ट नंबर 2016। ये कब बना था, कब इसको असेंट मिला? 31 दिसंबर 2015 को। ठीक है, उस दिन से इसको असेंट मिला था। और आप सभी बताएंगे कि ये इन्फोर्स कब से हुआ था, क्योंकि इन्फोर्समेंट डेट और इनैक्टमेंट डेट अलग होती है। चलिए आइए, जनवरी में हुआ था। ठीक है, आइए। अब ये हमारा एक्ट है जिसका नाम हमें पता है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स को हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। उसको 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ये हमारा प्रीएम्बल है। हर एक्ट का एक प्रीएम्बल होता है। इस एक्ट का ये प्रीएम्बल है। कलर चेंज कर लें। एनैक्टमेंट बताएं आप लोग। फोर्समेंट 15 जनवरी 2016। ठीक है। कमेंट आया किसका? शशांक जी का। ठीक है, वेरी गुड। हमारा नाम आपका नाम एक है, ये भी अच्छी बात। तो चलिए, ये इन्फोर्समेंट है, ये इनैक्टमेंट है। दोनों में अंतर है, याद रखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ये प्रीएम्बल से हम ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा बाकी सारे सेक्शन, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी, इसमें भी पढ़ेंगे। एन एक्ट टू कंसिडर एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रंस एलिज्ड एंड फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। इसमें जो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे, इसमें हम 2 तरह के बच्चों की बात करेंगे। एक सीसीएल, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और एक सीएनसीपी। ठीक है, जिसको हम सीसीपी भी कह देते हैं, तो थोड़ा और छोटा हो जाएगा और याद करने में भी आसानी होगी। ठीक है, ईसीपी। ठीक है। एक ये है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, और एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये 2 तरह के बच्चों की हम बात करेंगे। ये जब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो उसका क्लॉज 13-14 में इसकी डेफिनेशन है, 12 में चाइल्ड की डेफिनेशन है, और फिर जब हम नीचे जाएंगे तो जुवेनाइल की भी डेफिनेशन है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 2 तरह के। एक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि वो बच्चे जिनका लॉ के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसा नाम से क्लियर है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के वो सभी बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया है। ठीक है, पॉकेट मार लिया, कहीं चोरी कर ली, कुछ भी जो उन्होंने अपराध किया। और ये सीसीपी, ये कौन है? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया है, ठीक है, जो कि मासूम बच्चे हैं, बट उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही। या तो उनके माता पिता नहीं रहे, ठीक है, उनका कोई, या माता पिता हैं तो वो इस स्थिति में नहीं है कि उनका केयर कर सकें, या जो रास्ते में भीख मांगते हुए दिख जाते हैं। या इस एक्ट में कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, और वो चीज़ों से उन चीज़ों से वो बच्चे जो है वो उन डिप्राइव्ड हैं। वो चीज़ें उनको मिल नहीं पा रही हैं, उनको प्रॉपर केयर, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये 2 तरह के बच्चों की बात होगी इस पूरे सेक्शन में, पूरे एक्ट में। जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे तो हम ये
चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसमें जहाँ भी चाइल्ड आएगा या जुवेनाइल आएगा, उसका मतलब है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे। हमारे जो सिलेबस में सेक्शन 1 से 26 है, माइनस सेक्शन 3, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है। तीसरा नहीं पढ़ना है और 1 से 26 तक हमें पूरे पढ़ने हैं। आइए फिर, तो क्या है हमारा क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव्स। आइए 4 ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं हम। पहला तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। पहला क्या है, ये एक्ट किस लिए है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, यानी कि जितने भी अलग अलग जगह पे लॉज हैं। इससे पहले एक और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था जो कि 2000 में आया था, बट वो छोटा था, ठीक है। अलग अलग जगहों पे जुवेनाइल या चिल्ड्रन के केयर से रिलेटेड और भी लॉज थे, जिन सभी को यहाँ पे कोशिश की गई है कि कंसोलिडेट कर लिया जाए, यानी कि एकत्रित एक जगह एकत्रित कर लिया जाए। सारे नहीं हो पाए, बट तब भी जितने हो पाए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ लॉ आए, कुछ ऐसी अलग अलग एक्ट्स की ऐसी आवश्यकता थी कि वहाँ पे वो अगर उस वहाँ से इनको इस एक्ट में कंसोलिडेट कर दिया जाता तो उस एक्ट का पर्पज़ डिफीट हो जाता। या हमारा जो पर्पज़ है कि बच्चों का भला हो सके, बच्चों की जो केयर है, बच्चों बच्चों का जो वेल बीइंग है, जिसको हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। तो इसलिए ज़्यादातर कंसोलिडेट हो गए हैं, अमेंड हो गए हैं। कहीं कहीं हमें लॉज अमेंड करने की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या है, पढ़ते हैं पूरा फिर हमें समझ में आएगा। An act to consolidate and amend the law relating to children alleged and found to be in conflict with relating लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, कौन, जो मैंने बताया, CCL, फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, ठीक है। एंड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि CNCP, जिसको हमने एन को हटा दिया ताकि थोड़ा और छोटा हो जाए, तो CCP कह दिया हम लोगों ने, ठीक है। बाय केटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स, उनके बेसिक नीड्स को हम केटर करेंगे थ्रू, कैसे, प्रॉपर केयर देंगे उनको, प्रोटेक्शन देंगे, डेवलपमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, सोशल री इंटीग्रेशन करेंगे, या एक अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन द एडजुडिकेशन और एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स। हमारा एडजुडिकेशन और डिस्पोजल का जो तरीका है, उसमें हम एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाएंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड फॉर देयर रिहेबिलिटेशन थ्रू प्रोसेस प्रोवाइडेड एंड इंस्टीट्यूशन एंड बॉडी इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, हियर एंड आफ्टर फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। यानी कि देखिए, हमारे जो भी लॉ हैं उनका पर्पज़ क्या है, उनका पर्पज़ क्या होता है, आ, वो करेक्शन फैसिलिटीज़ होती हैं, वो पनिशमेंट फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। वहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो भी जाए वो सुधर के वापस आए, वो समाज का वापस से एक महत्वपूर्ण अंग बन सके, ठीक है। तो वही हम बच्चों के साथ भी करेंगे। और चूंकि ये बच्चे हैं, ठीक है, इनकी एज 18 साल से कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम हो सके, ठीक है। और उनको कोई ऐसी तकलीफ ना दी जाए या कोई ऐसा वो ना किया जाए जिससे उनके साइकोलॉजिकल उनको स्कार मिले, जिससे उनकी साइकी पे कोई बुरा प्रभाव पड़े, ठीक है। क्योंकि हमें उनको रीइंटीग्रेट करना है, समाज का एक प्रोडक्टिव अंग बनाना है। ऑलराइट, आइए, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। Whereas the provision of Constitution confers power and impose duties under आर्टिकल 15(3), ठीक है, EF ऑफ 45 of the state to ensure that all needs of the children are met and that their basic human rights are fully protected। यानी कि हम DPSP हो गया हमारा ये, कोई हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उनको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ का उनके ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब पता है ना आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये सारी चीज़ें इतना वो नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सभी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बरकरार रखें। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पूरा पढ़ें तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें दी हैं उसमें जैसे हमारे एक्ट के लिए दिया है कि बच्चों का अच्छा विकास हो, मतलब अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उससे चिल्ड्रंस के बारे में जो भी हमें मिलता है वो ये रहता है कि उनका मतलब कि हेल्थ अच्छी रहे, उनकी अच्छे खाना पीना मिले, उन्हें एजुकेशन कंपलसरी हो, अच्छा पढ़े, कुल मिला के ये कि एक स्वस्थ और प्रोडक्टिव नागरिक बने देश के लिए, एक खुशहाल जीवन जी सके, ठीक है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हम जितने सारे आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे नहीं बनता। बट ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये जब लगता है, या ऐसे और जो अलग अलग एक्ट्स हैं ये जब इन्फोर्स होते हैं, तो वो उनका बेसिस तो वही है ना, उनका बेसिस तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स यहाँ दिए हैं और बाकी जो आर्टिकल है या कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है वही है। तो उन चीज कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान रहा है ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान के ये चीज़ें इनैक्ट कर रहा है। तो ऐसे सभी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को ऊपर करें उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। खैर ये दूसरी बात हो गई, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, है ना। बट ये आप लोगों को एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो लॉज हैं वो क्यों बनते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बातें बताई। बट हम तेज़ी से पढ़ते हैं आगे, अब डिटेल नहीं करेंगे अपना टॉपिक, ओके। एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एसीडेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसने एसीड किया है 11 दिसंबर 1992 को, ये डेट याद रखेंगे। इसके बाद जो जो चीज जो जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस बताएगा वो सारे कन्वेंशंस याद रखेंगे, ठीक है। एंड वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज acceded ऑन द 11 December 1992 to the conventions of right on the right of children adopted by the General Assembly of United Nations, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड adopted by General Assembly of United Nations, which has prescribed a set of standards to be adhered to by all state parties in securing the best interest of child। कई सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, एक तो हमारा यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे दिए हैं। ये सारे जो इंटरनेशनल यहाँ पे नहीं दिया है, बट कई सारे जैसे हेग कन्वेंशन है ना, और एक चाइल्ड केयर कन्वेंशन है, ये सारे जो कन्वेंशंस हैं, इन कन्वेंशंस की एक लिस्ट आपको हमारे कमेंट सेक्शन में पिंड मिलेगी। ये सारे जो कन्वेंशंस हैं इन कन्वेंशंस को, है ना, इन कन्वेंशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसीड किया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम इन कन्वेंशंस को मानेंगे, ठीक है, एसीडेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इन कन्वेंशंस की जो शर्तें हैं उन्हें मानेंगे और उसके हिसाब से अपने लॉज को अमेंड करेंगे और उसके हिसाब से अपने देश के कानून को चलाएंगे। तो उन कन्वेंशंस की बातों को मानने के लिए भी ये बना है, ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, ठीक है। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू री इनैक्ट द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। मैंने बताया 2000 में एक हमारे पास जे एक्ट था, जिसके बाद जो छोटा था एक्ट, ठीक है, इसको कंसोलिडेट किया गया, अमेंड किया गया, अलग अलग चीज़ें वो की गई, अलग अलग चीज़ें अडॉप्ट की गई और ये पूरा का पूरा हमारा एक्ट तैयार हुआ, ठीक है। तो टू रीएनैक्ट द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, to make comprehensive provisions for children alleged and found to be in conflict with law, मतलब वही CCP CCL, taking into consideration the standard prescribed in, ये यहाँ पे दिए हैं सारे, ठीक है, prescribed in the Convention on the Right of Child, the United Nations Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice 1989, the Beijing Rule इसे कहते हैं, ठीक है, United Nations Rule for the Protection of Juvenile Deprived on their liberty of their liberty, यानी कि जो वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं जिनका कन्वेंशन है, जिनका आप लोगों ने कई सारे एड्स देखे होंगे, हेल्प द चाइल्ड, हेल्प द वॉर चाइल्ड, ठीक है, हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें
इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। ठीक है, इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या है, ये हमारे डेफिनेशन क्लॉज में आएगा, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए किया गया। ठीक है, ये हमारा चौथा वो हो गया, ये हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे। अगर इन चारों ऑब्जेक्टिव के सिवा कोई ऑब्जेक्टिव आपको दिख गया तो वो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो कई बार आता है कि इसमें से कौन सा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आप उसे टिक लगाइएगा और आगे बढ़िएगा। ये सारे कन्वेंशन याद रखेंगे आप लोग। ऑल राइट, आइए अपना चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्या कह रहा है, पहले तो ये कह रहा है अपने सेक्शन 1 में कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट 2015। ठीक है, ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होगा। और इट शैल कम इनटू द फोर्स, मतलब कि कब से इन फोर्स होगा, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गैजेटी में नोटिफाई करे, जो कि था 15 जनवरी 2016। ठीक है, जैसा कि शशांक जी ने हमें बताया था। Notwithstanding contained in and anything contained in any other law for the time being enforced, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in need of care and protection and children in conflict with law, CCP और CCCL। ठीक है, ये इंक्लूडिंग क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि ये लॉ जो है अगर कहीं और कुछ दिया है तो उसको नहीं, ये लॉ इस लॉ में दिया है तो वो अप्लाई होगा। ठीक है, अप्रीहेंशन डिटेंशन प्रोसिक्यूशन पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, यानी कि वो बच्चे जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है, उनका हम क्या करेंगे, उनका वो जब भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको जेल में रखा जाएगा, उनका प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, उन पे कोई फाइन या पेनल्टी लगेगी, उनको जेल में भेजा जाएगा। ठीक है, और उनको जब जेल से वो छूटेंगे या जो केयर सेंटर है वहाँ से वो जब छूटेंगे तो उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में जब भी बात होगी तो हमारा ये एक्ट लगेगा। और कहीं कुछ दिया है अगर किसी एक्ट में तो उसको ये सुपरसीड करेगा। ठीक है, प्रोसीजर और डिसीजन और ऑर्डर relating to rehabilitation, adoption, reintegration and restoration of children in, यानी कि ये हमारा क्या था, ये CCL के लिए था, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, वो बच्चे जिन्होंने कोई ऑफेंस किया है। ठीक है, और ये हमारा किसके लिए, CCP के लिए, चाइल्ड इन नीड ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, उन बच्चों का जो भी वो रहेगा, रिहेबिलिटेशन रहेगा, अडॉप्शन रहेगा, रीइंटीग्रेशन रहेगा और रिस्टोरेशन रहेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके माता पिता नहीं है, वो अनाथ है, तो उसका कोई फैमिली उसको अडॉप्ट करेगी। ठीक है, तो उसको किस तरह से अडॉप्ट किया जाएगा, कौन सी फैमिली अडॉप्ट करेगी, किस संस्था के द्वारा अडॉप्ट की जाएगी, ये चीज़ें। ठीक है, उसका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, सोसाइटी में मान लीजिए कि उसके खिलाफ कोई ऐसा वायलेंस हुआ है जो कि अननेचुरल वायलेंस है, तो उसका कैसे सोसाइटी में रीइंटीग्रेशन करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है उसके साथ, मतलब क्या ऐसा करना है कि वो उस स्कार से बाहर आ सके। ठीक है, उस स्कार को जितना ज़्यादा हील किया जा सके वो हील हो सके, और उसके बाद वो सोसाइटी का फिर से एक प्रोडक्टिव मेंबर बन सके। ठीक है, हालांकि वो फिर भी प्रोडक्टिव रहेगा, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं, बट तब भी हम कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से और ज़्यादा अपने उस शिकार को हील कर सके और एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जो वो सोसाइटी में आ सके, अब खुश रह सके। कुल मिला के मैं पानी पी लेता हूँ। ठंड बहुत है और बोलते बोलते गला सूख जाता है, देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, आइए अब ये हमारे डेफिनीशंस हैं, 61 डेफिनीशंस हैं। ठीक है, ये सारी डेफिनीशंस हमें पढ़नी है। कुछ डेफिनीशंस इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता चलूँगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनीशंस ऐसी हैं जिनको हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो है कहाँ। तो एक बार सारी ही डेफिनीशंस हम पढ़ेंगे, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेफिनीशंस अगर आपको याद हो जाए, आपको खुद ही लगेगा कि ये ज़रूरी है या ये नहीं ज़रूरी है, बट अगर याद हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज आपको इतना तो रट ही लेना है कि कौन सी डेफिनीशन में कौन सी डेफिनीशन कहाँ पे है। ठीक है, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा तो आप आंसर दे सकते हो बहुत आराम से। चलिए, अबैंडन चाइल्ड क्या है,
एक कोई चाइल्ड है जिसको उसके बायोलॉजिकल और या अडॉप्टिव पेरेंट्स ने या गार्जियन ने डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, अबैंडन कर दिया है कि भाई नहीं, कूड़ेदान में डाल के चले जाते हैं या घर से निकाल देते हैं, कहीं दूर छोड़ देते हैं, तो वो हो गया आपका डेजर्ट, वो हो गया आपका अबैंडन चिल्ड्रन, और उसको डिक्लेयर किया जाएगा अबैंडन चिल्ड्रन बाय कमिटी। ठीक है, कमिटी क्या है, कमिटी आप की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, कमिटी का जो कैसे वो अबैंडन चिल्ड्रन डिफाइन करती है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। अडॉप्शन क्या है, अडॉप्शन पहले दिया किस में है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में, ठीक है। क्या है, मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली separated from his biological parents and become the lawful child of his adoptive parents with all the rights, privileges and responsibility that are attached to a biological child। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक बायोलॉजिकल एक जो भी बच्चा जो अडॉप्ट हो रहा है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से परमानेंटली सेपरेट कर दिया जाता है, किससे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, बायोलॉजिकल माता पिता से, ठीक है, और वो लॉफुल चाइल्ड बन जाता है अपनी अडॉप्टिव फैमिली का, अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स का, और उसको वो सारे राइट्स, प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं जो कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ अटैच रहते हैं। यानी कि उसके राइट्स भी सारे हैं, उसको प्रिविलेजेस भी सारे मिलेंगे अडॉप्टिव फैमिली के, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वही होगी जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड की होती है, ठीक है। अडॉप्शन रेगुलेशन क्या है, वो रेगुलेशन जो कि अथॉरिटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन के द्वारा अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, वो अडॉप्शन रेगुलेशंस हो गए। ऑल राइट, एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या है, ये 2(4) में है, मीन्स एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑन होम मैजिस्ट्रेरियल पावर हैज बीन कन्फर्ड। यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिशियल होना चाहिए जिसकी रैंक क्या हो, डेप्यूटी सेक्रेटरी से कम ना हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, जिसको कि मैजिस्ट्रेरियल पावर जो है वो कन्फर की गई हो, ठीक है, पावर कन्फर ही होती है सबको, ठीक है। आफ्टर केयर क्या है, यानी कि जब वो केयर सेंटर से निकल रहा है तो उसके जेब में कुछ पैसे डाल दो, उसको कुछ गुण आ जाए जिसकी वजह से वो सोसाइटी में जाके फिर से एक अपना जीवन चला सके, अपने जीवन को एक स्टार्ट दे सके, ठीक है। मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स but has not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of the society। यानी कि कुछ provisions of support फाइनेंशियल, या उसको कोई आपने गुड़ सिखा दिया, ठीक है, उसको सिलाई सिखा दी आपने, उसको प्लम्बर का काम सिखा दिया, उसको कोई मैकेनिक बना दिया, या पढ़ा लिखा के कुछ और अच्छा उसको आपने एजुकेशन दे दिया, जैसा भी जिसका गुड़, ठीक है, उसको आपने कोई एक अदरवाइज केयर दे दी, जो कि ऐसा बच्चा, ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल से ऊपर का हो चुका हो, लेकिन अभी वो कितना ना हो, बट हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि 18 के तो ऊपर होना चाहिए लेकिन 21 के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये एज गैप का बच्चा जब कोई इंस्टीट्यूशनल केयर छोड़ता है तो उसको हम कुछ प्रोविजंस देते हैं, ठीक है, कुछ पैसे देते हैं, कुछ उसको हम अदरवाइज कुछ उसको सिखाते हैं, गुड़ सिखाते हैं, उसको मशीन वगैरह दे के, नहीं, कई बार हमने सुना है कि अगर आप कन्विक्ट्स के जो छूट के वापस आते हैं, छूट के सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करते हैं, उनके आप इंटरव्यूज वगैरह देखिए, या कभी अगर आप केयर सेंटर वगैरह कभी जाएँ आपको सोसाइटी का एक अलग रूप दिखेगा। तो अगर आप कभी केयर सेंटर वगैरह से जो बच्चे हैं निकले हैं, जो लोग निकले हैं, उनके इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं, कई अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको देखते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि हम जब निकले तो हमें एक सिलाई मशीन दी और 5,000 रुपये दिए, 8,000 रुपये दिए, तो सेम चीज़, ठीक है। ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी, ठीक है, ऐसी कोई भी फॉरेन एजेंसी जो कि ऑथराइज कर दी गई हो, ठीक है, कारा के द्वारा, कारा, कारा, चलिए इसकी अभी आएगा आगे, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, इसकी भी डेफिनेशन है, कारा भी है, सारा भी है, समझ रहे हैं, कारा कौन है, सारा का बड़ा भाई है, ठीक है, सारा कौन है पता ही है आप लोगों को, कारा की छोटी बहन है ना,
तो ऑथराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी कौन सी है? ऐसी कोई भी एजेंसी जिसको अडॉप्शन के लिए फिट बता दिया गया कि भाई इसके थ्रू हम फॉरेन में कोई भी, मान लीजिए फॉरेनर है जिसको इंडियन बच्चा अडॉप्ट करना है, तो ऐसा कोई भी फॉरेन एजेंसी जिसको ऑथराइज कर दिया गया हो कि भाई ये जो है इंडियन बच्चों को जो भी फॉरेन में अडॉप्ट करेंगे, फॉरेनर करते हैं, एनआरआईज करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन करते हैं, इसमें जो लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ देखिए, एनआरआई, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और फॉरेन, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट, ये लोग जो करते हैं अडॉप्ट, तो वो उनके थ्रू करते हैं। तो ऐसी एजेंसीज होती हैं जो फॉरेन अडॉप्टिव एजेंसीज होती हैं, अडॉप्शन एजेंसीज होती हैं, उसको इंडिया की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, इंडिया की जो एजेंसीज होती हैं, वो अथोराइज करती हैं। ठीक है, हम ये डेफिनेशन जिसकी दी है, नॉन रेजिडेंस इंडियन, ओवरसीज इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन इंडियन ओरिजिन कौन है, ये डेफिनेशन दी हैं, हम पढ़ेंगे। फॉरेनर कौन है हमको पता ही है ना, कुछ फॉरेनर्स कभी कभी आ जाते हैं, 200 साल रहते हैं, बट ये अच्छे फॉरेनर्स होंगे। ठीक है, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है? ये कारा है हमारी अथॉरिटी, देखिए मैंने बताया था, ये कंस्टिट्यूट हुई है सेक्शन 68 के अंडर। सेक्शन 68 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आगे के अपने कोर्सेज के लिए पूरा पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, बट कारा क्या है ये हमने देख लिया, कारा। ठीक है, कारा क्या है? सेंट्रल है, और सारा क्या रहेगी? स्टेट की रहेगी। ठीक है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ऑल राइट, आइए। 8, बेगिंग, सभी हम जानते हैं बेगिंग क्या होती है। बेगिंग क्या होती है? सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, ठीक है, कुछ दान लेना, ठीक है, इन पब्लिक प्लेसेस, कहाँ पे? पब्लिक प्लेसेस में, और एंटरिंग इनटू एनी प्राइवेट प्रीमाइस, या कई बार नहीं लोग आपके घर में आके घंटी बजा के कुछ पैसे मांगते हैं कि मेरा पर्स चोरी हो गया, या ये सब कोई भी प्रिटेंस करके, हाथ कट गया मेरा, चोट लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स अंडर एनी प्रिटेंस, वही अंडर एनी प्रिटेंस कि भाई बहुत बीमार हैं, चोरी हो गई, ये सब करके। कई बार सही में भी कुछ लोगों के साथ होता है, कई बार लोग झूठी ऐसी खबरें भी बनाते हैं। ठीक है, एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स एनी सोर वुंड, भाई कोई हाथ कटा है, चोट लग गई है, कोई डिफॉर्मिटी या कोई डिजीज बता के आपसे जो पैसे मांगते हैं लोग, वही है। ठीक है, आर्म्स मतलब दान। ठीक है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्या होता है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड सभी को पता है, बट पढ़ेंगे हम। और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड क्लॉज 9 में है। ठीक है, मींस द बेसिस फॉर एनी डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द चाइल्ड टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक राइट्स एंड नीड्स, बेसिक राइट्स, फुलफिलमेंट ऑफ हिज बेसिक राइट्स एंड नीड्स, आइडेंटिटी, सोशल वेलबींग एंड फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसके लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, कि इन चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, इन चीज़ों को दिमाग में रख के, वो होता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बोर्ड क्या होता है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, बोर्ड। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल अथॉरिटी क्या होती है? मीन्स द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन इंटर कंट्री अडॉप्शन। सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। किसके द्वारा रिकॉग्नाइज हुआ है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? हेग कन्वेंशन के द्वारा। इस कन्वेंशन का पूरा नाम याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि सेंट्रल अथॉरिटी को क्लॉज 11 में इसने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, ये सारे कन्वेंशंस, ठीक है, ये सारे कन्वेंशंस हम याद करेंगे, इनके सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। ठीक है, आइए, कहाँ तक गए थे हम लोग? चाइल्ड क्या होता है सभी को पता है। चाइल्ड क्या होता है? 18 साल से कम, नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ क्या होता है? वो बच्चा जिसने कोई अपराध किया हो, कोई ऑफेंस कमिट किया हो, और जो कि 18 साल से बड़ा ना हो। मीन्स अ चाइल्ड हु इज एलिज्ड और फाउंड टू हैव committed an offense, alleged or found to have committed an offense
and who has not completed 18 years of age on the date of commission of such offense। ठीक है, मान लीजिए कि कोई है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया, वो 21 साल पे गिरफ्तार हो रहा है, बट जब हमने इन्वेस्टिगेट किया हमें पता चला कि जब उसने वो ऑफेंस किया था वो 17 साल का था, तो वो क्या होगा, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होगा। ठीक है, उसको हम इसी एक्ट के अंडर ट्रीट करेंगे, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, क्योंकि भाई इसमें हम चाइल्ड को केयर कर रहे हैं। 18 साल एज क्यों दी गई है, क्योंकि उस समय हमारा ऐसा माना जाता है कि हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इतनी नहीं होती है कि हम सही गलत को कायदे से पहचान सकें, या हम बहुत ही क्लियर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, सही गलत को अपने दिमाग में रख के, या अपने ही लिए, मान लीजिए औरों के लिए तो ठीक है, बट अपने लिए भी जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि हम अपने लिए भी माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात है। 14 में क्या कह रहा है, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मीन्स, ये दे दिए हैं चीजें, कौन कौन बच्चे इन केयर ऑफ नीड, इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। ठीक है, हु इज फाउंड विदाउट एनी होम और सेटल्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेनिएबल मीन्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि जिसका कोई घर ना हो, या कोई सेटल्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड ना हो, आज यहाँ सो रहा है कल वहाँ सो रहा है, ठीक है, या उसके पास सब्सटेनेंस के कोई मीन्स ना हो। ठीक है, यानी कि उसको रोज़ का खाना कहाँ से मिलेगा, एक बाकी चीज़ों का जो बाकी सब्सटेनेंस के लिए चीज़ें हैं वो उसकी पूर्णता नहीं है। ठीक है, वो कायदे से उसको मिल नहीं रही हैं, या उसको रोज़ की वो चीज़ें कैसे मिलेंगी उसको पता नहीं है, या उसका कोई फिक्स ठिकाना नहीं है। ठीक है, हु इज फाउंड वर्किंग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लेबर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और इज फाउंड बेगिंग और लिविंग ऑन द स्ट्रीट, यानी कि लेबर लॉ के द्वारा में जो भी कंडीशंस दी हैं उसके विपरीत है वो। ठीक है, वो मतलब कि फोर्स लेबर कर रहा है। ठीक है, या ऐसी जगहों पे लेबरिंग कर रहा है जो कि उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, या फोर्स और इज फाउंड बेगिंग, यानी कि उसको जबरदस्ती उससे भीख मंगवाई जा रही है, या कि वो भीख मांगता हुआ पाया गया, या कि सड़कों पे रह रहा है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये होते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उसके बाद हु रिसाइड्स विद अ पर्सन वेदर अ गार्डियन ऑफ द चाइल्ड और नॉट, एंड सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ वो रहता है जैसा कि हैज इंजर्ड, एक्सप्लॉइटेड, अब्यूज्ड और निग्लेक्टेड द चाइल्ड, और हैज वायलेटेड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर इन्फोर्समेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, यानी कि ऐसा कोई भी जिसने इंजर किया हो चाइल्ड को, एक्सप्लॉइट किया हो, या अब्यूज किया हो, या निगलेक्ट किया हो चाइल्ड को, उस चाइल्ड को या किसी और चाइल्ड को। ठीक है, क्योंकि किसी और चाइल्ड को भी किया है तो उसको भी कर सकता है। ऑलराइट, हैज थ्रेटन टू किल, इंजर, एक्सप्लॉइट और अब्यूज द चाइल्ड, थ्रेटन किया है किस लिए, कि मार डालूंगा तुम्हें, या चोट पहुंचा दूंगा, या एक्सप्लॉइट करूंगा, या अब्यूज करता है, गालियां देता है। ठीक है, देयर इज अ रीजनेबल लाइक्लीहुड ऑफ द थ्रेट बीइंग कैरिड आउट, उस बच्चे को उसने ये थ्रेट दिए हैं, कि ये 4 थ्रेट दिए हैं कि भाई मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा, या किसी तरह से एक्सप्लॉइट करूंगा, या गालियां देता है, या किसी और तरह से अब्यूज़ करता है, और वहाँ पे एक रीजनेबल लाइक्लीहुड है कि वो ये चीज़ें कर देगा, सिर्फ थ्रेट नहीं दे रहा है, वो कर भी सकता है। सी क्या है, हैज किल्ड, अब्यूज, निग्लेक्टेड और एक्सप्लॉइटेड सम अदर चाइल्ड, उसने किसी बच्चे को, किसी और बच्चे को, इस बच्चे को नहीं, किसी और बच्चे को, उसने किसी और बच्चे को मार डाला, उनको उसको अब्यूज किया, निग्लेक्ट किया, या एक्सप्लॉइट किया किसी तरह से। ठीक है, और चिल्ड्रन मतलब एक बच्चे को या एक से ज़्यादा, एंड देयर इज अ रीजनेबल, और ऐसा लाइक्लीहुड है कि वो इस बच्चे के साथ भी ऐसा करेगा, तो वो ये बच्चा भी जो है ये चाइल्ड इन केयर ऑफ नीड एंड प्रोटेक्शन है। ठीक है, फोर्थ क्या कहता है, हु इज मेंटली इल और मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड और सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल एंड इनक्योरेबल डिजीज, हैविंग नो वन टू सपोर्ट और लुक आफ्टर, और हैविंग पेरेंट्स और गार्डियंस अनफिट टू टेक केयर इफ फाउंड सो बाय द बोर्ड, यानी कि ऐसा कोई बच्चा जो कि मेंटली इल हो, है ना,
या मेंटली और फिजिकली चैलेंज हो, या सफ़र कर रहा हो किसी टर्मिनल इलनेस से या इनक्योरेबल डिजीज से, और उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उसका कोई ध्यान नहीं दे सकता, उसका खान पान कोई बहुत अच्छे से नहीं करा सकता, या उसकी दवाइयों का जुगाड़ कोई बहुत अच्छे से नहीं करा सकता, उसके पेरेंट्स या गार्जियन, तो वो भी चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है। ऑल राइट। Who has a parent or guardian and such parent or guardian is found to be unfit or incapacitated by the committee or the board to care for and protect the safety and well-being of child। यानी कि उसके कोई ऐसे पेरेंट या गार्डियन है और ऐसे पेरेंट या गार्डियन अनफिट हैं और इनकेपेबल हैं उसका ध्यान रखने के लिए, ठीक है। Who does not have parent and no one is willing to take care of, और whose parents are have abandoned or surrendered him। यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसके माँ बाप ना हो और कोई भी उसका ध्यान रखने के लिए तैयार ना हो, या उसके माँ बाप ने उसको अबैंडन कर दिया हो, या उसको कमिटी के सामने सरेंडर कर दिया हो। कमिटी के सामने कई बार लोग बच्चों को सरेंडर कर देते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस बच्चे का ध्यान रख सकें, ठीक है। अगला क्या है, सेवेंथ, हु इज मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, या तो खो गया है या रन अवे है, ठीक है, और हुज पेरेंट्स कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर मेकिंग रीजनेबल इंक्वायरी इन सच मैनर, जो कि भाई मिसिंग है या घर से भाग गया और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसके पेरेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ढूंढा गया उसको, जिस तरह से प्रोसीजर जिस तरह से प्रिस्क्राइब है उस तरह से भी ढूंढा गया और भी तरीकों से ढूंढा गया, बट हमें मिल नहीं रहा वो। Who has been or is being or is likely to be abused, tortured or exploited for the purpose of sexual abuse or illegal act, मतलब कि जो कि सेक्सुअल अब्यूज और या इलीगल एक्ट के लिए जिसका शोषण किया गया हो जिस बच्चे का, ठीक है। हु इज फाउंड वल्नरेबल एंड इज लाइकली टू बी इंड्यूस्ड इनटू ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि ड्रग अब्यूज के लिए उसको फोर्स किया जा सकता है, या फिर उसकी ट्रैफिकिंग हो सकती है, ट्रैफिकिंग हो सकती है, यानी कि उसका क्या कहेंगे ट्रैफिकिंग को, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे इलीगली बेच देना, ठीक है वो। ऑल राइट। who is being or is likely to be abused for अनकॉन्शिएबल गेंस के लिए जो अब्यूज हुआ हो या वो अब्यूज हो सकता है, ठीक है। अनकॉन्शियनेबल गेंस यानी कि ऐसे गेंस जो कि मोरल ना हो, ठीक है। हु इज विक्टिम ऑफ और अफेक्टेड बाय एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वही चाइल्ड इन सिविल अनरेस्ट और नेचुरल कैलामिटी, मतलब चिल्ड्रन ऑफ वॉर हो गए, या सिविल वॉर चल रहा है जैसा अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले मणिपुर में था, या भूकंप वगैरह आ गया उसकी वजह से जिसको विक्टिम है उन चीज़ों का, और उसकी वजह से उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उसका कोई केयर करने वाला नहीं है। हु इज एट एमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, अच्छा, यानी कि बाल विवाह हो जाए जिसका, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली मीन्स any behavior, conduct, practice, process, attitude, environment or treatment that is humane, considerate and in the best interest of child। ऐसी कोई भी इन्वायरमेंट, ऐसा कोई भी बिहेवियर, ऐसा कोई भी कंडक्ट या ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो कि ह्यूमेन हो, ठीक है, बच्चों के लिए मानव, जिसमें मानवता का टच हो, ठीक है, एक ह्यूमन टच हो जिसमें, और या जो कि कंसिडरेट हो, भाई बच्चे हैं, छोटे हैं, चोट लग जाएगी, ये सब चीज़ें, ठीक है, उनके सामने गलत बातें ना करें, उनको गाली ना दें, उनको मारे ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन, ऐसा बच्चा जिसको कमिटी जो है, ठीक है, वो सेक्शन 38 के अंडर ये कह देती है कि भाई ये बच्चा अब अडॉप्ट हो सकता है, वो उनकी पूरी एक व्यवस्था होती है जो कि हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। खैर ये हमारा सेक्शन 38 है नहीं, हमारे सिलेबस में 26 तक ही है, सेक्शन 3 को छोड़ के, ठीक है, 26 तक ही है, तो इस बार तो नहीं पढ़ेंगे, बट आगे जब भी हमारे सिलेबस में पूरा का पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होगा तो हम पढ़ेंगे। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कौन होता है, मीन्स एन ऑफिसर अटैच टू चिल्ड्रंस होम for carrying out the direction given by the committee or as the case may be the board with such responsibility as may be prescribed, यानी कि कमिटी सीसीपी
कमिटी होती है, चाइल्ड केयर कमेटी होती है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है वो सीसीएल के लिए होता है, और जो कमेटी होती है वो सीसीपी के लिए होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑफिसर जिसको चिल्ड्रन होम में वो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो भी डायरेक्शंस हैं हमारी कमेटी या बोर्ड के द्वारा, उसको कैरी आउट करने के लिए जो भी दिए जाते हैं, जो भी ऐसे ऑफिसर्स होते हैं वो। आइए आगे चलते हैं। चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर 18 में दिया है। ऑफिसर डेजिग्नेटेड एट सच अंडर सेक्शन 107, 107 एक, ठीक है। 107 एक में जो भी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर डेजिग्नेट हो जाएगा ऑफिसर, वही हो जाएगा। चिल्ड्रन होम्स, children's homes means a children home established or maintained in every district or group of district by the state government, either by itself or through a voluntary or non-government organization, and is registered as such under section 50। यानी कि कोई भी ऐसा होम, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो कि चिल्ड्रन होम के द्वारा चिल्ड्रन होम की तरह रजिस्टर हो, किसके द्वारा? चिल्ड्रन होम के द्वारा रजिस्टर हो, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हर डिस्ट्रिक्ट में या बंच ऑफ डिस्ट्रिक्ट में, कई सारी डिस्ट्रिक्ट को मिला के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और कौन कौन सी हो सकती है? गवर्नमेंट खुद कर सकती है, या किसी वॉलंटियर या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी एनजीओ के द्वारा करा सकती है, ठीक है। आइए, चिल्ड्रंस कोर्ट क्या होती है? मीन्स अ कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005, और स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फॉर फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, वेयर एज एग्जिस्टिंग एंड वेयर सच कोर्ट हैज नॉट designated the court of session has having jurisdiction to try offense under the act। यानी कि ऐसी कोई भी कोर्ट, ठीक है, जो कि कमीशन के द्वारा, ऐसी कोई भी कोर्ट जो कि कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, या स्पेशल कोर्ट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के द्वारा एग्जिस्ट करती है, या अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो सेशंस कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन हमारा, ठीक है, जिसको ये जुरिस्डिक्शन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वो होंगी, ठीक है। आइए, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे चाइल्ड का केयर हो, जो चिल्ड्रन होम हो, शेल्टर हो, ऐसी चीज़ें, ठीक है। चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी एंड अ फिट फैसिलिटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कमिटी क्या होती है? कमिटी हमने ऊपर 2 बार पढ़ा, ठीक है। कमिटी क्या होती है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, सेक्शन 27 के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। 23 क्या है? कोर्ट, कोर्ट मीन्स सिविल कोर्ट विच हैज jurisdiction इन मैटर ऑफ अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एंड मे इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट और एंड सिटी सिविल कोर्ट, ठीक है। कोर्ट क्या होता है? सिविल कोर्ट होते हैं वो जिनको jurisdiction होता है अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप के मैटर में, और जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट एंड सिटी सिविल कोर्ट इंक्लूड करते हैं, है ना। आइए, कॉर्पोरल पनिशमेंट, डंडा से मार दिया, चोट पहुंचा दी, ये सारी चीज़ें। मीन्स द subjecting of a child by any person to physical punishment that involves the deliberate infliction of pain as retribution, किस लिए? as retribution for an offense or for the purpose of डिसिप्लिनिंग और रिफॉर्मिंग द चाइल्ड। यानी कि बच्चे ने कोई अपराध कर दिया, कोई गलती कर दी, उसके लिए आप उसको मार रहे हैं, या वो मान लीजिए चोरी वगैरह करके आया, ठीक है, या वो डिसिप्लिन नहीं है, सुबह 6 बजे नहीं उठता है, तो आप उसको मार मार के उठाएंगे, ये सारी चीज़ें जो कि काफ़ी बंद हो गई हैं अब। हम लोग तो बहुत पिटे हैं स्कूलों में, है ना, बट अच्छा है। कई बार क्या होता है ना कि टीचर्स ध्यान नहीं देते। हम लोगों को तो टीचर्स जब कान वान पकड़ते थे तो पूछते थे दर्द तो नहीं होता कान में, और अगर दर्द होता था तो कान पे नहीं मारते थे, है ना, बट नहीं होता था तो बहुत पड़ती थी। ऑलराइट, चाइल्ड लाइन सर्विस वही 24 आवर सर्विस होती है, ठीक है भैया। चाइल्ड लाइन सर्विस ये क्या होती है ये छोड़िए, ये कहाँ दिया है ये याद कीजिए। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डीसीपीयू, सेक्शन 106 के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट इसको
इस्टेब्लिश करती है। ठीक है, इसका फोकल पॉइंट क्या होता है कि ये जो एक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन करें और चाइल्ड का प्रोटेक्शन करें। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है ये, या बंच ऑफ डिस्ट्रिक्ट में होती है। फिट फैसिलिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिसको फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 के द्वारा। ठीक है, कौन करता है? कमिटी करती है। कमिटी कौन करती है? हमने ऊपर पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? 22 में। ठीक है, 28। फिट पर्सन, फिट पर्सन क्या होता है? कोई भी पर्सन जो कि बोर्ड या कमिटी के द्वारा जिसको कह दिया जाता है कि ये फिट है इसका केयर करने के लिए। अगर पढ़ाना लिखाना है तो ये बच्चे का मान लीजिए कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, चाइल्ड इन केयर ऑफ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, और वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि भाई पढ़ा सकता है, जो इसका जो ह्यूमेन है, जो कंसिडरेट है, ऐसे लोगों को जो कमिटी फिट पर्सन घोषित करती है, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा वो फिट पर्सन वो करते हैं। फॉस्टर केयर क्या होता है? फॉस्टर केयर मीन्स प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड बाय कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ ऑल्टरनेट केयर in the domestic environment of a family other than the child's biological family that has been selected, qualified, approved and supervised for providing such care। यानी कि जो कमिटी होती है हमारी, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, चाइल्ड केयर कमिटी जो होती है, तो वो जो होती है वो ऐसा कुछ फैमिलीज़ को, जो कि हम अगले सेक्शन में फॉस्टर फैमिली क्या होती है ये पढ़ेंगे, कुछ फैमिलीज़ को सेलेक्ट करती है कि ये भाई बच्चे को एक डोमेस्टिक एनवायरनमेंट दे, क्योंकि घर का माहौल रहता है ना, तो बच्चों का विकास अच्छा होता है। ये तो कई कई सारी रिसर्च भी बोलती हैं, है ना। फॉस्टर फैमिली क्या होता है? एक डेमो फैमिली होती है। डेमो फैमिली लिख लीजिए आप लोग, तो थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है। डेमो फैमिली क्या होती है? हमने हमने हॉलीवुड की मूवीज देखी हुई हैं, उसमें फॉस्टर फैमिली, फॉस्टर चाइल्ड, फॉस्टर केयर, इन सब का हम लोगों ने पढ़ा ही है। एक बनी बनाई फैमिली है जिसमें माँ बाप हैं, भाई बहन है ना, उसमें बच्चा जाता है, एक घर का माहौल मिलता है, फॉस्टर केयर मिलती है, उसका विकास होता है। मतलब पर्पस तो यही होता है। कई बार फॉस्टर फैमिलीज में भी बच्चों का अब्यूज होता है, बट कमिटी ध्यान देती है, इसीलिए ये कमिटी जो है बनी है। ये कहाँ? अंडर सेक्शन 44। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मीन्स अ फैमिली फाउंड सुटेबल बाय डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट टू कीप चिल्ड्रन इन फॉस्टर केयर अंडर सेक्शन 44। ठीक है, किसके द्वारा फाइंड की जाती है? डीसीपीयू के द्वारा। डीसीपीयू ये सी है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। गार्डियन 31 में दिया है, गार्डियन इन रिलेशन टू अ चाइल्ड means his natural guardian or any other person having, in the opinion of committee or as the case may be the board, the actual charge of the child and recognized by the committee as द केस में बी द बोर्ड, मतलब कि एज अ गार्डियन, यानी कि जो भी कमिटी या गार्डियन के द्वारा जो कि उसका बच्चे का एक्चुअल रिलेटिव हो। रिलेटिव क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन आगे दी है, बताइए आपको पता नहीं कि रिलेटिव क्या होता है, बट जरूरी है डेफिनेशन पढ़ना, है ना। इसकी भी डेफिनेशन दी है, जो कि बच्चे का एक रिलेटिव हो या कोई और पर्सन हो जिसको कमिटी या बोर्ड जो है गार्डियन डिक्लेयर कर दे। ग्रुप फॉस्टर केयर, ग्रुप फॉस्टर केयर, कई सारे बच्चे मिल जाएंगे वहाँ पे उसको। ठीक है, कई सारे फॉस्टर बच्चे, कई सारे फॉस्टर चाइल्ड, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि इन नीड ऑफ केयर और एंड प्रोटेक्शन है, वो आ जाते हैं। ठीक है, सीसीपी आ जाते हैं। ठीक है, मीन्स अ फैमिली लाइक केयर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड। देखिए सीसीपी हमारे, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हु आर विदाउट पेरेंटल केयर, एमिंग ऑन प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड केयर एंड फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी। उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिटी देंगे एक फैमिली के द्वारा, जो कि कम्युनिटी बेस्ड सोल्यू, मतलब कि ये एक अडॉप्टिव जो चाइल्ड होते हैं, जो कि सीसीपी हमारे होते हैं, उनके लिए कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन है कि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे, ताकि अगर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है तो आदमी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाता है ना, एक हद में रहता है। ठीक है, हीनियस ऑफेंस, तो तीन चीज़ें हैं, एक तो है पेटी ऑफेंस आपका, एक है आपका सिंपल ऑफेंस, और एक है हीनियस ऑफेंस। इन तीनों की हमें डेफिनेशन पढ़नी है। तो पेटी ऑफेंस क्या होते हैं? जो 3 साल से कम जिसकी सज़ा मिलती है ना, 0 से 3 साल, 1 महीने की सज़ा मिल गई, कुछ दिन की सज़ा मिल गई, 3 साल से कम। बट और दिख रहा है? इधर नहीं दिख रहा, ओके इधर लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ।
एक तो होता है पेटी ऑफेंस, ठीक है, पेटी ऑफेंस, इसमें 3 साल से कम का सजा होती है, ठीक है, लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है। एक होता है हमारा सिंपल ऑफेंस, इसमें 3 साल से 3 साल से 7 साल, यानी कि 7 साल से कम, 3 साल से ज़्यादा और 7 साल से कम की सज़ा होती है। और एक होता है हमारा ये भाई साहब हीनियस ऑफेंस, जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, ठीक है। ऐसे ऑफेंस जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, ज़्यादा की जेल हो, वो होते हैं हमारे हीनियस ऑफेंसेस। इंटर कंट्री अडॉप्शन, ऊपर हम पढ़ के आए हैं, मीन्स अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इंडिया बाय एनी एनआरआई और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और अ फॉरेनर, यानी कि कोई इंडियन बच्चा है जो कि अडॉप्शन के लिए जिसको देना है, उसको कोई फॉरेनर अडॉप्ट कर लेता है, कोई एनआरआई अडॉप्ट कर लेता है, या कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अडॉप्ट कर लेता है। तो जुवेनाइल क्या होता है? 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा, या कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 साल से छोटी उम्र का हो। नारकोटिक्स ड्रग्स क्या है? जिसको नारकोटिक एक्ट के द्वारा, नार्को एक्ट के द्वारा जिसको नारकोटिक ड्रग्स डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज, ठीक है, जो ट्रिप देती है, ठीक है ठीक है। ये क्या होता है? शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। बस खत्म कर देते हैं, थोड़ी देर और, 61 तक जाना है, 37 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी मिलता है भाई, क्यों मिलता है? इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए एनओसी मिल जाता है, ठीक है। नॉन रेजिडेंस इंडियंस, ऐसे इंडियन जो कि इंडियन है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है मगर 1 साल से इंडिया के बाहर रह रहे हैं, इंडियन पासपोर्ट है, वो अभी विदेशी नहीं हुए, उनको कहीं और का पासपोर्ट नहीं मिला है। नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेटी ऑफ इंडिया और एज द केस मे बी इन द गेस्टी ऑफ स्टेट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट की गेस्टी में भी, ठीक है, जो कि नोटिफाई लिखा हो जिसमें, वो होता है नोटिफिकेशन। ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है? जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है, और मतलब कि उनके विकास में उनकी मदद की जाती है। ये पढ़ते हैं, मीन्स एन ऑब्जर्वेशन होम एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ कहाँ? एवरी डिस्ट्रिक्ट or group of district by the state government either by itself or through a voluntary or non-government organization and is registered as such for the purpose specified in subsection, यानी कि 47(1) में जो पर्पस दिए हैं उसके लिए जो ऑब्जर्वेशन होम्स जो होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई होते हैं, वो ओपन शेल्टर 41 में दिया है, मीन्स अ फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन एस्टैब्लिश्ड, वही सेम 43(1) में जो ओपन सेंटर शेल्टर स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, बंच ऑफ डिस्ट्रिक्ट में, एक साथ ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कर देती है इस्टेब्लिश, उसको कहते हैं, ठीक है। और ऑर्फन का क्या मतलब होता है? दत्तक। who is without who is without biological और अडॉप्टिव पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, यानी कि ऐसा जिसके बच्चे, जिसके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट ना हो, अडॉप्टिव पेरेंट, अगर अडॉप्टिव हो गया तो वो ऑर्फन नहीं रहा, सॉरी मैंने दत्तक कह दिया था, ऑर्फन मतलब अनाथ, दत्तक तो अडॉप्टेड चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो हु इज़ विदाउट बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव पेरेंट और लीगल गार्डियन, जिसके कोई बायोलॉजिकल पेरेंट ना हो, कोई अडॉप्टिव पेरेंट ना हो, या कोई लीगल गार्डियन ना हो। हु इज़ लीगल गार्डियन इज़ नॉट विलिंग, जिसके लीगल गार्डियन तो हैं लेकिन वो उसका टेक केयर करने के लिए तैयार नहीं है, कम ही लोग होते हैं, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है? अ पर्सन रजिस्टर्ड एज सच, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में रजिस्टर्ड है कि ओवरसीज इंडियन है, ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अ पर्सन एनी ऑफ हुज लीनियर एंड, मतलब कि वो जो इसके कोई भी बाप दादा परदादा, कोई भी जो उनके पूर्वज थे वो इंडियन नेशनल थे, और जो कि किसी दूसरे देश में जाके सेटल हो गए, वहाँ पे पैदा हुए, ठीक है, और उनके पास एक कार्ड है जिसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। तो फिर ये अभी चल रहा है ना, जो खालिस्तान वाला मुद्दा चल रहा है, जिसमें ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड कैंसिल करने की बात हो रही है। पेटी ऑफेंसेज क्या होता है? मैंने सारे ऑफेंसेज ऊपर आपको तीनों ऑफेंसेज बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ सेफ्टी,
प्लेस ऑफ सेफ्टी 46 में दिया है, मीन्स एनी प्लेस और इंस्टीट्यूशन नॉट बीइंग अ पुलिस लॉकअप और जेल एस्टैब्लिश्ड सेपरेटली और अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम। मतलब कि ऐसा कोई भी प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये सीसीएल के लिए होता है, ठीक है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, ठीक है, जिसको पुलिस लॉकअप में बंद नहीं करते हैं, उनके लिए होता है ऐसी जगह जहाँ पे वो सेफ रह सकें, ठीक है, जहाँ पे उनको एक प्रॉपर केयर मिल सके। एक ऐसे किसी आदमी का जिसने जुर्म किया हो उसकी उसको मतलब उस तरह से ना रखा जाए, उसको ऐसा रखा जाए कि वो बच्चा है, ठीक है, वो होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स कि वो सभी रूल्स जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। प्रोबेशन ऑफिसर माने कि सरकारी वकील, ठीक है, एक प्रोबेशन ऑफिसर जो कि सरकार के द्वारा अपॉइंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वही अपना डीसीपीयू में अपॉइंट हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, ऐसे पर्सन जो कि सेक्शन 57 के द्वारा डिक्लेयर कर दिए हो या कि जिनको कह दिया गया हो कि ये एलिजिबल हैं भाई अडॉप्ट करने के लिए। पब्लिक प्लेस, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पब्लिक प्लेस क्या होता है, जो भी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में पब्लिक प्लेस जिसको कहा गया है वही पब्लिक प्लेस है। रजिस्टर्ड विद रेफरेंस टू चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज और फैसिलिटीज मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और अ वॉलंटरी और एनजीओ मीन्स ऑब्जर्वेशन होम, यानी कि ऐसा कोई भी होम जो कि रजिस्टर्ड हो, ठीक है, वो होता है रजिस्टर्ड with facilities or any other institution that may come up in the response to the particular। कहाँ पे रजिस्टर होता है, सेक्शन 41, ठीक है। क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रंस होम, ओपन शेल्टर और स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज और फिट फैसिलिटीज, ठीक है। रिलेटिव्स क्या होता है बताइए, वही जिन्होंने आपका चैन सुकून छीन लिया है ना, वही होते हैं रिलेटिव। देखिए कुछ तो अच्छे होते हैं, दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ये अच्छे रिलेटिव होते हैं, दादा दादी, नाना नानी। कुछ होते हैं चाचा, ताऊ, ठीक है, बुआ, चाची, ताई, फूफा, मामा, मौसी, ठीक है, ये होते हैं हमारे रिलेटिव इस एक्ट के पर्पज से, ठीक है। इसमें भी सभी अच्छे हो सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। स्टेट एजेंसी क्या होती है, मीन्स स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन, यानी कि स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी जो कि सेक्शन 67 में हो। सीरियस ऑफेंस मैंने बता ही दिया है आप लोगों को। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट यानी कि ऐसी यूनिट जो कि सेक्शन 107 के द्वारा जुवेनाइल जो भी मामले हैं जुवेनाइल जस्टिस के उसके लिए असाइन की गई हो, ठीक है। स्पेशल होम, स्पेशल होम 56 में है, एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और अ वॉलंटरी और एनजीओ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 48 फॉर हाउसिंग एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि सीसीएल के लिए ऐसी भी जो ऐसी सारी ऐसे होम, ऐसी जगहें जो कि सीसीएल के लिए सेक्शन 48 के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हो। स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज मींस एन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो एनजीओ या किसी वॉलंटियर के द्वारा किस लिए रिकॉग्नाइज की गई हो, सेक्शन 65 के द्वारा, फॉर हाउसिंग ऑर्फेन्स abandoned and surrendered children placed there by board by order of the committee for the purpose of adoption, यानी कि अडॉप्शन के लिए अभी वो आए हैं और उनको हाउसिंग मतलब कि उनको रखा जा रहा है ऐसे ऑर्फेंस को या अबैंडन्ड या सरेंडर्ड चिल्ड्रंस को। स्पॉन्सरशिप क्या होती है, 58 में दिया है, मीन्स प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज to the families to meet medical, educational और development needs of the चाइल्ड। ये क्या है, सपोर्ट दिया जाता है फाइनेंशियल या अदरवाइज ऐसी फैमिलीज को जो ऐसे बच्चों को जो सीसीपी के बच्चे होते हैं उनको अपने पास रखते हैं और उनका केयर करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है बताइए, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन टेरिटरी, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है ये तो हमें पता ही है, ठीक है, बट यूनियन टेरिटरी के द्वारा बात की जा रही है कि इन रिलेशन टू यूनियन टेरिटरी मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि यहाँ पे जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी और आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि भाई ये यूटी में अगर ऐसा कोई केस है तो जो भी यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होगा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 239 में है ये, ठीक है। वो होंगे हमारे इस के लिए स्टेट गवर्नमेंट। सरेंडर चाइल्ड क्या होता है? मीन्स अ चाइल्ड हु इज रिलैंक्विश्ड बाय द पेरेंट और गार्डियन टू द कमिटी और अकाउंट्स और ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड एज सच बाय द कमिटी। यानी कि जो अपने माता पिता के द्वारा कमिटी को सरेंडर कर दिए गए। कुछ लोग आते हैं जो कि कमिटी, जो कि हमने 22 में पढ़ी, उसके सामने अपने बच्चों को सरेंडर कर देते कि हम इनकी केयर नहीं कर पाएंगे। कई सारे रीजंस होते हैं जो कि यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। अब ऐसे कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जिसका मीनिंग यहाँ नहीं दिया हो, बताओ, 60 दे दिया उसके बाद भी बचा है और उसका मीनिंग नहीं दिया हो, वो जिस भी रिस्पेक्टिव एक्ट में उसकी मीनिंग डिफाइन है वही यहीं पे यहाँ पे होगी, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका सेक्शन था। मैंने बाद में थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा है क्योंकि वो हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं थे, उनको मैंने थोड़ी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। हमें बस ये याद रखना है कि कौन से डेफिनेशंस किस क्लॉज में दी है, ठीक है। बाकी आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।